देखिए अभी आपका पॉलिटी का बेस अच्छा खासा बन गया है, मतलब हमने बहुत सारे बेसिक चैप्टर्स जो है वो पढ़े हैं, तो अब ये टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि फेडरलिज्म क्या रहता है, फेडरल क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने पढ़ लिया है। यूएस एक फेडरल स्टेट है, तो फेडरल स्टेट में हम किसे मायने देते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट को, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हमारे हो गई है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाने वाली हैं। लेकिन बड़ा एक सिंपल सा हम लोग एक छोटे एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस कैसे है, क्या है, और बेसिकली कौन कौन से बातें इनके रिलेशंस में आते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग थोड़ा सा 20-30 साल पहले या फिर 40-50 साल पहले जाए, चलो 50 साल पहले जाते हैं। 50 साल पहले का हमारा जो सोसाइटी था और आज के सोसाइटी में अच्छा खासा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ऐसे नहीं कि हर जगह पे आया ही है, लेकिन फिर भी आ चुका है। पहले हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम रिजिड सोसाइटी में जीते थे, और रिजिड सोसाइटी में भी जैसे ठीक है भाई पैट्रियार्ची ये जो फंडा है ये तो हमारे देश में चलते आ रहा है, पहले भी था आज भी है, लेकिन ऑफकोर्स पहले वो ज़्यादा रिजिड था, आज थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखती है, थोड़ी बहुत क्यों ना हो दिखी जाती। आप 50 साल पहले के बारे में सोचिए कि एक फैमिली है, फैमिली के मुखिया हेड है, उनको 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को और 4-8 बच्चे हैं। अब मामला ये है कि जो मुखिया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, समझ के चलो कि वो 80 ईयर ओल्ड है। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो समझ के चलो 55-60 ईयर ओल्ड है, और फिर उनके जो पोते हैं वो समझ के चलो कि 25-30 साल ओल्ड है। अब लगभग हम तीनों कैटेगरी को देखें तो तीनों कैटेगरी एडल्ट स्टेज में है। एडल्ट स्टेज में है तो ठीक है, जो पोते हैं वो कमाते हैं, जो उनके फादर हैं वो शायद रिटायर हो चुके हैं, और जो हेड ऑफ द है फैमिली वो तो है ही। अब इस फैमिली में ये बहुत ज़्यादा पैट्रियार्चिक सोसाइटी होने के कारण इस फैमिली में जो भी डिसीजन लेना है वो हेड ऑफ द फैमिली ही लेंगे। मतलब भले ही वहाँ पे उनके जो पोते हैं ना वो अच्छा खासा कमा के आ रहे हैं, पैसे, बिजनेस चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर समझ के चलो कि कहीं पे नया प्लॉट लेना है, फिर भी सारी चीज़ें जो डिसाइड करेंगे वो घर के मुखिया डिसाइड करेंगे। उनके बच्चों को या फिर बच्चे के बच्चों को कोई अपने लेवल पे डिसीजन लेने का राइट नहीं रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये कहेंगे कि उस फैमिली के जितने भी पावर्स है, फिर वो पावर्स किसी भी तरीके से रह सकते हैं, वो पावर समझ के चलो फाइनेंशियल रह सकते हैं, या फिर वो पावर समझ के चलो कोई भी डिसीजन लेने के रह सकते हैं। इस परिवार में शादी में जाना है या नहीं जाना, हो सकता है कि ये भी डिसाइड वो हेड ऑफ द फैमिली ही करेंगे। हमारा घर का नया फंक्शन ये कैसा होगा, कितना पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें वही जो है वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कहेंगे ना हम लोग कि इस व्यवस्था में हमें कैसे दिख रहा है कि यहाँ पे पावर का बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी बाकी लोगों को पावर्स नहीं है, खुद अपने डिसीजंस लेने के बारे में उनको कोई सोवेरेनिटी नहीं है। यहाँ पे बस हेड ऑफ दी जो फैमिली है वो सारा डिसाइड कर रहे हैं। तो 50 साल पहले ये सिचुएशन बिल्कुल हमें दिख सकती है, लेकिन आज फैमिली या फिर जनरेशन जो है वो मॉडर्न हो चुका है, और मॉडर्न जनरेशन में अब वो जो पैट्रियार्ची सोसाइटी है वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रही है। अब डिसीजन लेते समय जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक में ऐसे पर्सन नहीं है जो सारे डिसीजन लेंगे, बिल्कुल उस हेड ऑफ द फैमिली के अलावा उनके बच्चे और उनके पोते भी अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया है। मतलब भले ही घर के जो बड़े हैं वो तो है भाई, हम आपका मान सम्मान करते हैं, कोई जो बड़ी बातें हैं, बड़ी बातों के लिए हम आप ही से कंसर्न करेंगे, जो भी बड़े डिसीजन लेने हैं वो आप ही लोगे। लेकिन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे घर का मुखिया है, उसके 4 बच्चे हैं, हर बच्चे का अपना अपना खुद का एक रूम है, उसका एक फैमिली वहाँ पे रहता है, तो उसके घर में क्या चीज़ रहेंगी ना, मतलब उसके रूम में क्या चीज़ रहेंगी नहीं रहेंगी वो तो वो बच्चा डिसाइड कर ही सकता है ना। आज भाई उन्हें क्या खाना है नहीं खाना है, भाई वो चॉइस ऑफ द फूड वो भी तो उनका पर्सनल राइट होगा ना। तो अब जैसे हम ये जो एग्जांपल देख रहे हैं इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पावर है उस पावर को हमने अच्छे तरीके से डिसेंट्रलाइज कर लिया है। मतलब कुछ पावर ये हेड ऑफ द फैमिली के पास है, तो कुछ पावर ये उन बच्चों को भी पास है जो उसी घर में रहते हैं। बस इसी तरीके से हमें ये दिखता है कि यहाँ पे उस फैमिली में जो रिलेशंस है
वो रिलेशन को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है। बस इसी तरीके से आपने हमारे कंट्री के भी सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल लेते हम एक फेडरल स्टेट है, इस बात को हम लोग इसके पहले भी पढ़ लिए। दो टाइप के स्टेट हमें दिख सकते हैं, एक तो वो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे खड़ा रह सकता है या फिर वो यूनिटरी बेसिस पे खड़ा रह सकता है। अगर वो यूनिटरी है तो वहां पे स्टेट्स को कोई वैल्यू नहीं है, जो भी पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के हाथ में है। लेकिन अगर वो स्टेट इन द सेंस वो नेशन, अगर वो यूनिटरी बेसिस पे नहीं है, अगर वो फेडरलिज्म पे है, वो फेडरल बेसिस पे है, तो प्रॉपर आपको दिखेगा कि वहाँ पे हमें ड्यूअल गवर्नमेंट मिलेगा। ड्यूअल गवर्नमेंट के नाम से वहाँ पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलने वाला है और स्टेट्स गवर्नमेंट भी मिलने वाले हैं। हम पूरे नेशन के लिए एक्ट्स, लॉ, डिसीजन, प्रोग्राम, पॉलिसीज, इसके बारे में सारे राइट्स ये सेंट्रल को दे देंगे। मतलब देश के बारे में जो भी आपने डिसीजन लेना है वो सेंट्रल ने लेना है। देश के बारे में जो भी पॉलिसीज लाना है, प्रोग्राम्स लाना है, वो आपने खुद लाना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाना है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हमें स्टेट्स भी दिखते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट है, और महाराष्ट्र स्टेट है और ऊपर से अगर हम लोग फेडरल है तो बिल्कुल महाराष्ट्र स्टेट एक सोवेरियन स्टेट रहेगा और महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी एक लेजिस्लेचर रहेगा। उस लेजिस्लेचर को आंसरेबल एक चीफ मिनिस्टर रहेगा और वो चीफ मिनिस्टर रहने वाला है इस स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट। और उससे फिर इस स्टेट के बारे में प्रोग्राम्स, पॉलिसीज मेकिंग का काम, इस स्टेट के बारे में डिसीजन लेने का काम, इस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम, ये सारा रहने वाला है उस स्टेट लेजिस्लेचर का। मतलब देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, देश के बारे में डिसीजन लेने का काम सेंट्रल करेगा, देश के लिए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनाने का काम सेंट्रल करेगा। लेकिन जो स्टेट्स है उन स्टेट्स को भी हमने कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं और हमने कहा है कि भाई आप आपके स्टेट के बारे में डिसीजन लीजिए, प्रोग्राम्स लाइए, पॉलिसीज बनाइए, आप आपके स्टेट का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पावर को किया है डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ जब पावर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब हम कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे ये दो चीजें दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो स्पेसिफिकली मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई ये चीज मैं इसे दे रहा हूं, ये चीज मैं इसे दे रहा हूं, तो हम चीजों को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। अब जैसे हम लोग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पावर्स मतलब कौन से पावर्स, तो पहले तो आपको पावर का लिस्ट निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से पावर्स हैं, और फिर उसे हमने देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी चीज ये सेंट्रल को दिया है, कौन सी चीज हमने ये स्टेट को दिया है। जैसे एग्जांपल लेंगे, पावर्स में क्या क्या आएगा, तो आपको दिखेगा कि कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जहां पे डिसीजन लेने की नौबत, डिसीजन कहने से अच्छा हम लोग ये कहते हैं कि लॉ मेकिंग का काम आएगा। अब लॉ मेकिंग के काम में जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर के लिए लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा, वो जिसके भी हाथ में रहेगा भाई उसके पास वो पावर है। सेम जैसे डिफेंस को हम किसी के हाथ में सौंपेंगे, किसी के हाथ में मतलब एक तो आपने सेंट्रल के हाथ में सौंपना है या फिर आपने स्टेट के हाथ में सौंपना है। जैसे डिफेंस को हम किसी को देंगे वैसे ही, अच्छा डिफेंस क्या करेगा, क्या लगता है आपको, डिफेंस किसका सिक्योरिटी देखेगा, नेशन का, ठीक है। हमारे देश का सिक्योरिटी, हमारे देश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम रहने वाला है ये हमारे डिफेंस सेक्टर का, हमारे आर्म फोर्सेस का। तो जैसे डिफेंस कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है, वैसे ही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि पुलिस का भी काम बिल्कुल सेम है। पुलिस भी देखेंगे सिक्योरिटी, पुलिस भी देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर, दोनों का काम सेम ही है। लेकिन अब पुलिस भी एक ही काम कर रही है, डिफेंस भी एक ही काम कर रहा है, तो हमने क्या किया है कि इन दोनों फैक्टर को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने डिफेंस को दे दिया सेंट्रल के हाथ में, पुलिस को दे दिया स्टेट के हाथ में, और हमने कहा कि भाई जो पुलिस है उसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाना है तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो स्टेट बनाएगा कि उन्होंने उनके स्टेट पुलिस को कितने राइट्स देना है, कितने पावर्स देना है, उनका रिटायरमेंट एज क्या रहेगा, उनका सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीजें वो स्टेट जो है वो डिसाइड करेंगे और वो पुलिस उस स्टेट की रहेंगी। जैसे हम महाराष्ट्र पुलिस को कहते हैं, जैसे सीधा सीधा मामला, हमें जो भी दिखती है पुलिस अगल बगल में खाकी वर्दी पहन के जो घूमते हैं उनको हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र पुलिस, जिनका स्लोगन है सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय संस्कृत में, ठीक है। ऐसे हर
किसी स्टेट का अपना अलग अलग स्लोगन रहेगा, उनकी वर्दियां भी शायद अलग अलग हो सकती है। मतलब आप उधर चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, वेस्ट बंगाल वाइट कपड़ा पहन के घूमते हैं, हम खाकी पहनते हैं। मेरे ख्याल से यूपी में थोड़ा सा और डार्क खाकी पहनते हैं ना, तो थोड़ा सा हर चीज में आपको फर्क दिखेगा। लेकिन आप कोई आर्मी ऑफिसर देखो, आप आर्मी ऑफिसर देखोगे तो उनके रैंक्स, उनकी पोस्ट, उनके सैलरीज, उनके अलाउंसेस कई वेरी नहीं करेंगे। अगर वो सेम पोस्ट पे हैं, वो जम्मू कश्मीर में अपॉइंटेड रहे, वो दिल्ली में रहे, वो कन्याकुमारी में रहे, सबके सैलरी एंड अलाउंसेस सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि मामला सेंटर का है। हमने वो सब्जेक्ट, अब हमने एक नया वर्ड यूज किया है सब्जेक्ट। डिफेंस क्या हुआ? एक सब्जेक्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने यहां हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस को मेंटेन करने के लिए ये जो दो सब्जेक्ट पकड़े हैं, डिफेंस एंड पुलिस, तो डिफेंस हमने दे दिया सेंटर को और पुलिस हमने दे दिया स्टेट को। पुलिस के लिए स्टेट देखेगा, डिफेंस के लिए ऑफ कोर्स सेंटर देखेगा। जैसे ये एक सब्जेक्ट हुआ, ये लॉ मेकिंग की बात किया मैंने। वैसे ही मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस 3 फैक्टर पे बेस करते हैं। एक लॉ मेकिंग पे, मतलब उन रिलेशन को हम लोग कहेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस। दूसरे जो है वो रहेंगे एग्जीक्यूटिव रिलेशन, और तीसरे जो है वो रहेंगे फाइनेंशियल रिलेशन। तो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है लॉ मेकिंग, मतलब वो लेजिस्लेचर रिलेशन हुआ। फिर अब हम लोग जाते हैं एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव रिलेशन पे। जैसे एग्जांपल लेंगे, इस पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री का जो, मतलब जिसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पूरे डेमोक्रेसी की जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी किस पे चल रही है। तो जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे वैसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो डेमोक्रेसी चलाने वाले आम लोग, जनता, और उन लोगों ने जिस गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है वो अथॉरिटी। ये दोनों चीजें जो है वो जरूरी हो जाती है, क्योंकि आम लोग ही देश चलाएंगे, लेकिन सारे के सारे 140 करोड़ लोग मिलकर देश तो चला नहीं सकते। इसलिए ये 140 करोड़ के लोग अपने तरफ से कुछ रिप्रेजेंटर भेजेंगे और वो रिप्रेजेंटर जो है वो देश चलाएंगे। तो बेसिकली लोग और अथॉरिटी, ये डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन लोगों को और यहाँ पे अथॉरिटी को जोड़ने वाला बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर रहता है, जिस मीडिएटर को हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। जहां पे डेमोक्रेसी आया वहां पे ब्यूरोक्रेसी आया। ब्यूरोक्रेसी के अलावा हम डेमोक्रेसी को नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अथॉरिटी और जनरल पीपल, बेसिकली लोग ही अथॉरिटी को चुन के दे रहे हैं। लेकिन लोग क्यों चुन के दे रहे हैं? क्योंकि वो देश चलाए, वो स्टेट चलाए, वो देश के लिए प्रोग्राम्स लाए, वो पॉलिसीज लाए। अब एग्जांपल लेंगे, अथॉरिटी ने कोई प्रोग्राम लाया, पॉलिसी लाया, तो वो पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, या फिर और किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, तो प्रोग्राम वो दिल्ली में बैठ के तो लॉन्च करेगा, लेकिन बात ये है कि लोगों तक वो प्रोग्राम का लाभ, प्रॉफिट, उसका जो वो है वो कौन पहुंचाएगा? तो उसके लिए मीडिएटर काम आएंगे आपको, और वो जो मीडिएटर है उसी को हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जो रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट। अब मामला ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो सर्वेंट है, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? ये भी तो मामला इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अगर हमने सिर्फ एक ही सरकार बनाए रहते और वो सरकार अगर सेंट्रल रहती, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बनता था कि भाई कौन अपॉइंट करेगा, वहां तो सीधा सीधा सेंटर ही अपॉइंट किया रहता। लेकिन हमने तो सरकारें 2-2 बना के रख दी हैं। हमने स्टेट्स को भी अथॉरिटी दे के रखा है, हमने सेंट्रल को भी दे के रखा है। अब फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को चुनना है तो हमने कुछ राइट्स सेंटर को भी देना जरूरी, और कुछ राइट्स जो है वो स्टेट को भी देना जरूरी। इसीलिए हमने सेंटर के हाथों में सौंपा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और पूरे यूनियन के लिए पोस्ट को, मतलब कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने का काम यूपीएससी करता है। और सेम स्टेट को लेके भी फिर हमने ऐसे ही कमीशन को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही बॉडी है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बांट दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर्स को। मतलब कुछ पोस्ट ये यूपीएससी निकालेगा, कुछ पोस्ट ये एमपीएससी निकालेंगे। तो यहां पे फिर से हमने पावर्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा है, ठीक है। लेकिन पहले का एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या था? लॉ मेकिंग वाला था। डिफेंस, आर्मी या पुलिस, ये वाला मामला अलग है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये अलग है, ठीक है। तो रिलेशन सेंट्रल एंड स्टेट के बस लॉ मेकिंग तक सीमित नहीं है, तो वो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी हमें दिखेंगे।
इसके अलावा हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे मेंटेन होते हैं। जैसे भाई अगर ये अथॉरिटी है, अगर ये सरकारें हैं, सेंट्रल है और स्टेट है, इन्हें अपने जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को महाराष्ट्र स्टेट को चलाना है, तो उनको एक चीज लगने वाली है, उनको उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टेट का डेवलपमेंट। अब स्टेट डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे वो, तो देखेंगे भाई कि अगर इस सीजन में अगर बारिश सही तरीके से नहीं आई है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो पैकेजेस देंगे, लोगों को पैसा पहुंचाने के काम करेंगे। इसके अलावा रास्ते बनाने के काम हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लाएंगे। वोट कमाने के लिए, खाने के लिए लाड़की बहन योजना भी लाएंगे। हर चीज तो करेंगे ही ना, बिल्कुल करेंगे। अब इन सारे चीजों के लिए गवर्नमेंट को लगने वाला है पैसा। विदाउट मनी तो होगा नहीं कुछ। सेम सेंट्रल को भी अगर देश चलाना है तो यहां पे उन्हें लगने वाला है पैसा। तो पैसे के लिए जो गवर्नमेंट का सोर्स है, सबसे मेजर सोर्स है, वो सोर्स है टैक्सेशन। लेकिन अब बात फिर से वही है कि जब बात टैक्स की रहती है तो ऐसा मामला हो जाएगा कि भाई टैक्स कोई गवर्नमेंट लगा रही है, उसको वसूल भी कर रही है और उसको यूज भी कर रही है। लेकिन अब हमारे देश में तो गवर्नमेंट दो टाइप के दिखते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट। तो हमने टैक्स किसके हाथ में सौंपना है, दोनों को सौंपना पड़ेगा, एक के हाथ में सौंप के थोड़ी ना होगा। लेकिन जब आप दोनों को सौंपोगे तो आपको उन टैक्सेशन का भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो जैसे आज हमारे कंट्री में टैक्स की कोई कमी नहीं, मतलब टैक्सेशन की, तो जैसे हमारे इंडिया में हमें इनकम टैक्स दिखता है, कॉर्पोरेशन टैक्स दिखता है, प्रोफेशनल टैक्स दिखता है, सेल्स टैक्स दिखता है, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉपर टैक्सेस को भी हमने बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो इनकम टैक्स है हमने वो सौंप दिया सेंट्रल के हाथों, जो प्रोफेशनल टैक्स है उसे हमने दिया स्टेट के हाथों, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको फिर से हमने सेंट्रल को दे दिया, जो सेल टैक्स है उसको हमने दे दिया स्टेट के हाथों। मतलब कुछ टैक्सेस हमने सेंट्रल को दिए, कुछ टैक्सेस हमने स्टेट को दिए। उससे जो भी मनी रिसीव होता है उस पैसों से वो गवर्नमेंट अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट करता है। क्लियर? तो हमने क्या किया है, हमने हर एक लेवल पे इन सारे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। हमने कुछ सब्जेक्ट्स दिए सेंट्रल के हाथों में, कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं स्टेट के हाथों में। ठीक है, तो उन्हीं रिलेशंस को हमने अच्छे से पढ़ना है वन बाय वन। तो पहले हम तो ये देखेंगे कि ये जो तीन इसमें हमने जो रिलेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको हम लोग कहते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में और किस आर्टिकल में ये टॉपिक जो है वो मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन देखें तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में है। मैथ्स द पेरी को लेके आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को लेके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल लागू होते हैं आर्टिकल 245 से लेके 255। एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ये भी पार्ट 11 में ही है, लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 256 से 263 में मेंशन है। फाइनेंशियल रिलेशंस ये जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में, जो कि आर्टिकल 268 से लेके 293। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही सामने रख दिया है कि जैसे जब हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स इन द सेंस कुछ रिलेशंस की बात करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल हमने डिफेंस पुलिस लिया था, एग्जीक्यूटिव का एक लिया था और फाइनेंशियल का लिया था। वन बाय वन हमें देखना है। आपको इस टॉपिक को लेके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो इसको लेके आएंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेके। और नो डाउट वैसे भी कोशिश हमारी यही रहती है कि हर चीज़ को हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अप्रोच से पढ़े। ये पहले हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, आज जितना पढ़ रहे हैं ना, समझ के चलो कि आपको वो प्रीलिम्स के काम आने वाला है। लेकिन लगभग कल हम लोग जिसमें जाएंगे यही टॉपिक रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मेंस के अप्रोच से हम लोग देखेंगे कि अगर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अगर प्रॉब्लमेटिक है तो क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल परसों देखने वाले हैं। तो फर्स्ट अब हेडिंग दीजिए लेजिस्लेटिव रिलेशंस। हम कुछ बातों को रिपीट करते हैं। हमने जब ये पूरे सब्जेक्ट्स को, अब सब्जेक्ट्स क्या है ये फिर से बताने की ज़रूरत है क्या? सब्जेक्ट्स मतलब वो टॉपिक जिसको लेके
किसी ना किसी के हाथ में कुछ ना कुछ पावर्स हैं। जैसे आर्मी एक सब्जेक्ट था, डिफेंस एक सब्जेक्ट था, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा हेल्थ एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इरिगेशन एक सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स रह सकते हैं, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंडिया में ऑलरेडी है। आप सोच सकते हो कि कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे पुलिस एक सब्जेक्ट था, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स रह सकते हैं। प्रॉपर हमने इन सब्जेक्ट्स को दो गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेंट्रल एंड स्टेट। और जब हमने सेंट्रल एंड स्टेट को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उससे हमने कुछ लिस्ट बनाई। वो लिस्ट के बारे में हम लोग आएंगे ही। जैसे एक लिस्ट हमने बनाई है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा लिस्ट हमने बनाया है स्टेट लिस्ट, और तीसरा लिस्ट हमने बनाया है कॉनकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। इसके अलावा और एक लिस्ट आती है, मैं यहां रख देता हूं क्योंकि हमें अभी इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिडरी पावर्स, शेष अधिकार। तो चलो पहले थोड़ा हल्का फुल्का रेसिडरी पावर्स को लेके भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात एकदम क्लियर कर लो, ये सारे जो लिस्ट बने हैं ना रेसिडरी पावर्स को छोड़ के, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रेसिडरी पावर आर्टिकल 248(1) में है। रेसिडरी पावर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था 26 जनवरी 1950 में, लेकिन वो एम्प्टी था, उसमें एक भी सब्जेक्ट नहीं था, एम्प्टी, लेकिन हमने रखा था। वो बास्केट को हमने रखे कि जब हमें जरूरत पड़े तब हम इस बास्केट में कुछ ना कुछ डालेंगे। जब हम लोग बाद में रेसिडरी पावर पढ़ेंगे ना तब हम लोग समझने वाले। लेकिन अभी समझो कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पे रेसिडरी पावर था, लेकिन वो एम्प्टी था। इसके अलावा हमने सेंट्रल लिस्ट डाल दिया, स्टेट लिस्ट डाल दिया और कॉन्करेंट लिस्ट डाल दिया। जैसे सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे लॉ मेकिंग बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है और कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। सेम जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग का काम वो पर्टिकुलर स्टेट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, मतलब सेंट्रल नहीं कर सकता है। मतलब सेंट्रल लिस्ट में जो चीजें हैं उस पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है उसके लिए स्टेट लॉ बनाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है कॉन्करेंट लिस्ट का, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ही। इसमें जो सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट है ना, वो कॉन्करेंट है, एक्सक्लूसिव नहीं है। कॉन्करेंट है मतलब उसको लेके सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स पे लॉ मेकिंग का काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लॉ बनाया तो वो लॉ पूरे देश के लिए होगा, पूरे देश के लिए होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सेंट्रल का अपना एक अलग रीजन है, नहीं भाई, पूरा देश या फिर पूरे देश के लिए वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं। तो सेंट्रल के लॉ जो है वो ऑल ओवर द कंट्री लागू हो गए। और आपको जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट में, उन्होंने अगर कुछ लॉ बनाया तो वो लॉ बस उस स्टेट के लिए सीमित रहेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एग्रीकल्चर ये सब्जेक्ट अगर स्टेट लिस्ट में है तो उसमें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो ऑफ कोर्स वो लॉ सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। गुजरात को लागू होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे महाराष्ट्र पुलिस के लिए कुछ लॉ बनाया है तो ऑफकोर्स वो लॉ जो है वो महाराष्ट्र तक सीमित है। 2016 में महाराष्ट्र ने प्लास्टिक बैन का एक लॉ बनाया था, तो प्लास्टिक बैन ये बस महाराष्ट्र तक सीमित था, वो बाकी स्टेट के लिए थोड़ी सीमित है, क्योंकि प्लास्टिक ये सब्जेक्ट ये स्टेट लिस्ट का मामला है, महाराष्ट्र ने किया तो वो महाराष्ट्र तक सीमित। लेकिन अगर वो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ मेकिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है तो हम ये कंसीडर करके जा सकते हैं कि सेंट्रल ने बनाया हुआ लॉ ये पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक और यहाँ गुजरात से लेके वहाँ अरुणाचल तक बिल्कुल लागू होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के कुछ स्पेसिफिक रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज सीधा सीधा इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, और पहले उसी को हम लोग समझते हैं। भले ही हम लोग आंखें बंद करके तो बोल देंगे सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पे लॉ मेकिंग सेंट्रल करेंगे, और सेंट्रल ने एक बार लॉ बनाया तो वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू रहेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन में सेंट्रल के लॉज ये डायरेक्टली लागू नहीं हो सकते, या फिर सेंट्रल को कुछ रीजन में लॉ मेकिंग का काम करने का राइट ही नहीं है। पहले उन रीजन को हम लोग अलग कर देते हैं जहां पे सेंट्रल के पावर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, जहां पे सेंट्रल लॉ मेकिंग नहीं कर सकती। पहले हम वो एरिया देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन, और अभी इसमें ऐड ऑन होगा लद्दाख।
ये जो चारों रीजन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना कि दादरा नगर हवेली दीव दमन अब एक ही यूटी हो गया है, तो उसको हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। और एक अभी ऐड हुआ है लद्दाख 2019 से। इन चारों रीजन के लिए, इन चारों रीजन के लॉ एंड ऑर्डर, पीस, इसके लिए लॉ मेकिंग का राइट सेंट्रल को नहीं जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई भी रूल, या फिर यहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए कोई भी रूल बनाने का राइट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है। जबकि देखा जाए तो ये तो चारों की चारों यूटी है भाई, यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी मतलब तो ऐसे एरिया जिस एरिया में डायरेक्टली वहाँ पे सेंट्रल अपने पावर्स जो है वो डाल सकता है। लेकिन इन चारों एरिया के लॉ एंड ऑर्डर, पीस के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। इन चारों एरिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस के लिए रूल्स डिक्लेयर करने का राइट प्रेसिडेंट को है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो गया, प्रेसिडेंट अलग हो गया। तो यहाँ हमें सेंट्रल के पावर रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हैं। इन चार रीजन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई लॉ, मतलब इनको लेके कोई लॉ मेकिंग का काम नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड रीजन है आसाम। आसाम में देखिए क्या परिस्थिति है। समझ के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया, कोई भी बिल पास किया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया है तो वो पूरे देश में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। लेकिन वो आसाम के ट्राइबल एरिया में ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी बिल, कोई भी रूल, कोई भी नया एक्ट ये आसाम के ट्राइबल एरिया में डायरेक्टली लागू नहीं होता। तो यहाँ पे उस बिल या एक्ट या लॉ को लेके आसाम के गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो गवर्नर का रोल क्या है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और उसे अगर आसाम में लागू करना है तो पहली बात तो वह ऑटोमेटिकली लागू नहीं हो सकता है। अगर यहाँ गवर्नर का रोल को क्या रहेगा, अगर गवर्नर इन्हें लगता है कि ये लॉ आसाम में लागू हो सकता है और अगर गवर्नर ने असेंट दिया तो वो लॉ आसाम में लागू होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर इन्हें लगता है तो की बात, या गवर्नर को ये लगता है कि ये जो लॉ है उस लॉ में चेंजेस करना जरूरी है और चेंजेस करने के बाद हम आसाम पे लागू कर सकते हैं, तो सेंट्रल ने जो लॉ बनाया उसमें चेंजेस करके, मतलब अमेंडमेंट करके वो आसाम पे उस लॉ को लागू कर सकते हैं। मतलब जैसे कि वैसे भी लागू कर सकते हैं या फिर चेंजेस करके भी उसे लागू कर सकते हैं, उन्हें अगर लगता है तो। सिर्फ आसाम और आसाम के भी बस ट्राइबल एरिया के लिए, बस ट्राइबल रीजन के लिए, पूरे आसाम के लिए भी नहीं। तो दो देखिए हमने चीजें कि एक तो गवर्नर सीधा सीधा उसे लागू कर सकते हैं, या फिर गवर्नर उसमें चेंजेस ला सकते हैं, या अगर गवर्नर को लगता है आसाम के कि नहीं ट्राइबल एरिया में ये लॉ लागू करना उचित नहीं रहेगा तो वो उस लॉ को उस पर्टिकुलर रीजन में लागू करने के लिए रिजेक्ट कर देंगे, तो उसे वो मना भी कर सकते हैं, तो लॉ लागू नहीं होगा आसाम के उस एरिया में। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन है लेकिन गवर्नर के पास है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स कम होते हैं इसमें। आसाम का ट्राइबल रीजन, वहां पे पार्लियामेंट के लॉज सीधा सीधा लागू नहीं होते। गवर्नर चाहेंगे तो होंगे, गवर्नर को चेंजेस करके लागू करना है तो चेंजेस करेंगे, गवर्नर को अगर नहीं करना है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। यहाँ सेंट्रल के पावर्स दोनों इसमें किस तरीके से कम हुए वो हमने देखा। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में तो 3 स्टेट्स आ जाएंगे और 3 स्टेट्स में से मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और वही बात है, इन तीनों स्टेट के ट्राइबल रीजन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेम, अगर पार्लियामेंट ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कोई रूल बनाया, तो वो लॉ, वो रूल ऑटोमेटिकली इन तीनों स्टेट्स पे लागू नहीं होता। इस समय यहां प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी पूरा सेम है। अगर प्रेसिडेंट चाहे कि ठीक है हम लोग लॉ लागू कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उस लॉ को लागू कर लेंगे।
अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं उसमें चेंजेस करना जरूरी है, चेंजेस करके लागू करना है, तो चेंजेस करके फिर उसे लागू करेंगे। या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये लॉ इन एरियाज में लागू नहीं होना चाहिए, तो उस लॉ को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एज इट इज है, बस गवर्नर के नाम पे आपने लिखना है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन हैं, मतलब जो 3 लाइन्स हमने लिखे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ 4 यूटीज हमने निकाले जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन का पार्लियामेंट के पावर्स कम हो जाते हैं, प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। आसाम का ट्राइबल एरिया, गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँचते। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हमने देखा। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे वे से भी देखना चाहेंगे कि ठीक है चलो ये रिस्ट्रिक्शंस है, इसके बावजूद तो फिर बाकी जितने भी स्टेट हैं, जितने भी एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज तो सीधा सीधा लागू हो गए ना, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज ये इंडिया के टेरिटरी के बाहर भी लागू रह सकते हैं क्या? यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। मतलब हमारे इंडियन टेरिटरी के बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉज लागू हो सकते हैं क्या? लगता है क्या आपको? आपको लगता है ऐसा कुछ? हमने पाकिस्तान में जगह लेके रखी है? नहीं रे, आज सोचो ना आप, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक एंगल से देखे भाई, अगर इंडिया जैसे एग्जांपल लेंगे, इंडिया में अगर एग्जांपल के लिए जैसे पूरे देश में अगर प्लास्टिक बैन का अगर लॉ बना, तो वो लॉ इंडिया तक सीमित हो रहेगा ना। जैसे फिर इंडिया को ही अरुणाचल से लग के म्यांमार है, म्यांमार में भी लागू रहेगा क्या? नहीं। पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं। भाई जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेरिटरी है या फिर जो जुरिडिक्शन है वो तो इंडियन टेरिटरी ही है ना, उसके बाहर थोड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लॉज ऐसे रह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज देश के टेरिटरी के बाहर भी लागू हो सकते हैं। एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस। जैसे कैसे? एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लॉज इंडियन सिटीजन्स के लिए है, जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, कुछ ऐसे लॉ बने हैं कि भाई हमारे इंडियंस अगर इंडिया के बाहर जाते हैं तो उनका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ये इंडियन एम्बेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अगर ऐसा एक्ट बना और यहाँ से कोई इंडियन ईरान गए थे, ईरान में टेंशन आ गई, अब ईरान में जो सिटीजन है वो सिटीजन भले ही देश के बाहर है, लेकिन ये लॉ उससे लागू होता है ना? नहीं होता है क्या? होता है ना। तो ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशन में ऐसे ही, नहीं तो आप बोलेंगे कि अच्छा हम अमेरिका के लिए भी लॉ बना सकते हैं क्या? तो नहीं। लेकिन हमारे सिटीजन्स के लिए अगर हमने लॉ बनाया तो वो तो हमारे इंडिया के टेरिटरी के बाहर भी रहते हैं, फिर भी उन्हें वो लॉज लागू रह सकते हैं। ठीक है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के जो राइट्स हैं वो इंडियन टेरिटरी के हद तक ही है। देन क्लियर? चलो आगे बढ़ते। जैसे तभी हमने देखा कि हमने हमारे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमने प्रॉपर सेंट्रल, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेसिड्यूरी पावर्स, ये 4 हमने लिस्ट बना के रखे हैं। तो सोचते देखते हैं इसको। सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है एंड रेसिड्यूरी पावर है। इंडिया में 4 अलग अलग लिस्ट दिखते हैं। हम पहले तो कुछ देशों को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ये सिस्टम है, बाकी कंट्रीज में कैसे सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिनका फेडरलिज्म ये टॉपिक अच्छे से हो गया है उनको समझ में आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएसए में जैसे इंडिया में 4 लिस्ट हैं, अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में बस एक ही लिस्ट है, एक ही लिस्ट है, और वो है सेंट्रल लिस्ट। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि यूएसए में सेंट्रल बड़ा है कि स्टेट बड़ा है? स्टेट, फेडरल स्टेट, स्टेट्स बड़े हैं, पावरफुल हैं, राइट? तो सारे 50 स्टेट्स ने क्या किया? सेंट्रल को लव लेटर लिखा और लव लेटर में सारे सब्जेक्ट्स दे दिए और कहा कि पढ़ लो, डाल लो आंखों में, ये जो सब्जेक्ट्स है ना आप उसी पे लॉ मेकिंग का काम कर सकते हो। इस लिस्ट में जो नहीं है वो सारे पावर्स हमारे। और लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास क्या पावर्स है उन्होंने बस उतना लिख के दिया है कि ये लो सेंट्रल लिस्ट, आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, इस लिस्ट में जो चीज नहीं वो सारे के सारे पावर्स किसके? तो वो है स्टेट्स के। ठीक है, तो यूएस में हमें एक ही लिस्ट दिखता है और वो है सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, ये नोट करना है। और इसी के साथ यूएसए जैसे ही
ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही लिस्ट है और वो है सेंट्रल लिस्ट। सेम मामला है वहां पे भी, सेंट्रल के जितने पावर्स हैं उतने क्लियर करके दिए हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी बचे वो सीधा सीधा स्टेट का। मैं थोड़ा कनाडा की तरफ लेके जाता हूं अब, क्योंकि मुझे एक बात तक आपको लेके जाना है, अगर इस पे क्वेश्चन बने तो आप बिल्कुल फंस सकते हो। क्या है कि सोर्सेस में हमने ये देखा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो सेंट्रल स्टेट लिस्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया है, क्या लिया है। हमें ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडरी पावर्स बेसिकली हमने कहाँ से लिया है। ये क्वेश्चन बन जाए ना, आप बिल्कुल फंसोगे अगर ये चीज़ आप अच्छे से नहीं समझे तो। इसको हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का देख लिया, एक ही लिस्ट में। हम लोग जाएंगे कनाडा। कनाडा में देखो हमें कैसे दिखता है। कनाडा में हमें सेंट्रल लिस्ट दिखेगा, स्टेट लिस्ट दिखेगा, और इसके अलावा हमें रेसिडरी पावर्स भी दिखेंगे, मतलब रेसिडरी लिस्ट। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया कि सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज सेंट्रल बनाएगा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉज स्टेट बनाएगा। लेकिन जो थर्ड हमें जो लिस्ट दिख रही है, जिसे हम लोग रेसिडरी लिस्ट कह रहे हैं या फिर रेसिडरी पावर्स कह रहे हैं, ये रेसिडरी पावर्स कनाडा में सौंपे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मतलब रेसिडरी पावर्स में जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने वाला है, ठीक है। रेसिडरी पावर्स सेंट्रल के हाथ। और एक चीज हमें देखना जरूरी हो जाएगा कि आपके ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1935 का जो एक्ट आया था, लास्ट एक्ट, उसमें क्या किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया। पहली बात तो एकदम क्लियर करो, हमारे कंट्री में सबसे पहले इस पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमें 1935 के एक्ट में मिलता है। पहली बार सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडरी पावर्स ये स्पेसिफिकली 1935 के एक्ट में लिखे गए थे। हमने जिस दिन पॉलिटी शुरू किया था, हमने पहले दिन एक्ट्स देखे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने स्टार्ट किया था, लास्ट एक्ट 1935 एक्ट देखा। और बिल्कुल आप अगर नोट्स खोलोगे तो आपको दूसरे तीसरे पेज पे ही दिख जाएगा कि प्रॉपर उस टाइम पे सेंट्रल लिस्ट में इतने सब्जेक्ट दिए थे, स्टेट लिस्ट में इतने सब्जेक्ट दिए थे, 59 सेंट्रल, स्टेट लिस्ट 54, कॉन्करेंट लिस्ट 36। आपने लिखा होगा, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। लिखा आपने है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ बस आपने क्या लिखा होगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेसिकली हमारे इंडिया में पहली बार ये जो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम अच्छे तरीके से मामला जो है वो 1935 के एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे प्रॉपर हमें दिखता है कि सेंट्रल लिस्ट था, स्टेट लिस्ट भी था, कॉन्करेंट लिस्ट भी था एंड रेसिडरी पावर भी था। अब 1935 के एक्ट से नो डाउट सेंट्रल लिस्ट किसके हाथ में? सेंट्रल के हाथ में। स्टेट लिस्ट किसके हाथ में? स्टेट्स के हाथ में, मतलब जो प्रोविंसेस थे। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो किसके हाथ में? ऑफ कोर्स हम उसे कॉन्करेंट ही कह रहे हैं, मतलब वो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के हाथ में होगा। लेकिन 1935 के एक्ट में जो रेसिडरी पावर्स थे वो रेसिडरी पावर सौंपे थे वॉइस रॉय के हाथ। सीधा सीधा क्लियर वहां पे प्रोविजन था कि रेसिडरी पावर्स के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो वॉइस रॉय लेगा, वॉइस रॉय लेगा। तो उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम आज की भी बात बता दें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग रेसिडरी पावर्स देखें तो रेसिडरी पावर्स को सौंपा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। आज बता रहा हूं मैं, आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेसिडरी पावर्स है उसमें लॉ मेकिंग का काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। अब अगर आपको क्वेश्चन ये बना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने कहां से लिया है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स, उसका आंसर लिखते समय आपने आंसर लिखना पड़ेगा 1935 एक्ट। हमने 1935 के एक्ट से ही सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का सोर्स लिया है, वही हमारा सोर्स है। गलती से लेकिन क्वेश्चन ये बना कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडरी पावर्स ये कहां से लिए हैं, क्योंकि आप अगर सोर्सेज देखोगे, आपने अगर सोर्सेज को अच्छा रट्टा मार के रखा होगा तो आप आंसर तो सीधा सीधा 1935 का एक्ट ही दोगे। लेकिन क्वेश्चन अगर ये बन रहा है कि रेसिडरी पावर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिए, और आपने अगर आंसर 1935 का एक्ट दिया तो वो आंसर पूरी तरीके से रॉन्ग रहेगा, पूरी तरीके से रॉन्ग रहेगा।
अब आओ क्यों रॉन्ग रहेगा उसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप सोचो कि 1935 के एक्ट में रेसिडेंसी पावर्स किसके हाथ में सौंपे हैं? वॉइस रॉय के हाथ में। हम उस टाइम के वॉइस रॉय को आज किससे कंपेयर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट एग्जांपल। और आज हम लोग बोल रहे हैं कि आज हमारे रेसिडेंसी पावर्स किसके हाथ में सौंपे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या प्रेसिडेंट हुआ? नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क है, अंतर है। तो यहां 1935 के एक्ट से हम लोग मैच नहीं कर सकते आज के प्रोविजन, तो हमें मैच तो करना पड़ेगा भी। अगर हमने सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट 1935 के एक्ट से लिया है, तो रेसिडेंसी लिस्ट फिर हमने कहाँ से लिया है? तो थोड़ा कनाडा की तरफ नजर डालो और कनाडा में देखो कि कनाडा में सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल के हाथों में है, स्टेट लिस्ट स्टेट के हाथों में है, और रेसिडेंसी पावर्स ये हमने सेंट्रल के हाथ में दिया है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडेंसी पावर्स का सोर्स कनाडा है, बाकी सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का जो पावर है वो है 1935 का एक्ट। क्लियर अब? ठीक है, क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज नहीं होना। आंसर क्या दिए? गलत कर दिए क्या? ओके ओके, हाँ, और मैं यही बोल रहा हूं क्या है कि हम ना ऊपर ऊपर बात करेंगे। हाँ भाई, अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो 1935 का एक्ट होगा, हाँ है, लेकिन सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। रही बात रेसिडेंसी की, कनाडा ओनली, तो लिखो स्पेसिफिक। इसलिए मैंने इतना स्पेसिफिक लिख के दिया आपको कि यूएस में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, कनाडा में ऐसा है, 1935 में ऐसा था, इंडिया में आज ऐसा है, तो किससे कंपेयर हो रहा है? तो कनाडा से कंपेयर हो रहा है। लिखो अभी, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट 1935 एक्ट। लेकिन रेसिडेंसी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में हमने सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को इसके पहले भी देखा है। आज भी जब हमने क्लास शुरू किया, रिवीजन स्टार्ट किया, तो हम 7th शेड्यूल के बारे में डिस्कशन किए, मैंने आपको क्वेश्चन किए। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स या फिर जितनी भी लिस्ट है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दिखते हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 लिस्ट को देख लेंगे। तो फर्स्ट डालिए सेंट्रल लिस्ट। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में सेंट्रल लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो डाले गए थे वो थे 97। देखो मतलब इसमें क्या क्या होगा 97 में, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, फॉरेन मिनिस्ट्री, राइट, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे सब्जेक्ट्स, इसके अलावा इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स हमने सेंट्रल लिस्ट में डाले थे और जिनका नंबर था टोटल 97। लेकिन बीच में हमने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके इसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो बाहर निकाल दिया गया। वो एक सब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट था 33rd नंबर का सब्जेक्ट, 97 में से 33rd। ठीक है, एक सब्जेक्ट निकाल दिया गया। एक सब्जेक्ट निकल गया तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बचे अब 96, और बीच बीच में हमने नए से 4 सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए। वो 4 सब्जेक्ट्स थे 2A, 92A, 92B एंड 92C। तो कहानी शुरू हुई थी 97 से कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 97 सब्जेक्ट थे, बीच में एक अमेंडमेंट होता है, एक सब्जेक्ट निकाल दिया जाता है, 33 नंबर का वो सब्जेक्ट था, निकलने के बाद सब्जेक्ट बचे 96। बीच में हमने 4 सब्जेक्ट्स फिर से ऐड किए, 2A, 92A, 92B एंड 92C। उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हुए फिर 100। लेकिन लगभग 10 साल पहले, 9 साल पहले 2017 में जब जीएसटी बिल पास हुआ तो जीएसटी के कारण 2 सब्जेक्ट्स को हटाना पड़ा था सेंट्रल लिस्ट से, और वो सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट हट गए। पहले यहां तो लिखते हैं कि -2, वो सब्जेक्ट्स थे 92 एंड 92C सब्जेक्ट नंबर। उस हिसाब से आज हमें सेंट्रल लिस्ट में फाइनल सब्जेक्ट्स जो दिखते हैं आज वो है 98। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ इस लिस्ट में जो भी हमें सब्जेक्ट्स दिखेंगे, इस लिस्ट में हमें जो भी सब्जेक्ट्स दिखेंगे उस सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी उसको लेके कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लॉ मेकिंग का काम कर सकती है। ठीक है, आपको लगता है तो एग्जाम्पल में आप कुछ सब्जेक्ट्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स लिखो, आर्मी, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस। ठीक है, चलो ये बात हुई सेंट्रल लिस्ट की। फिर से मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखो सारे मिक्स सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब यहीं पे हमें डिफेंस भी मिल रहा है, यहीं पे हमें इनकम टैक्स भी मिल रहा है, मतलब टैक्स भी इसी में है। कितने सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में कुछ टैक्स भी हैं, कुछ लॉ मेकिंग वाले भी टॉपिक्स हैं। देन नेक्स्ट स्टेट लिस्ट। सेम, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो स्टेट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे 66। बीच में एक जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं 1976 वाला 42nd अमेंडमेंट, उस 42nd अमेंडमेंट ने स्टेट लिस्ट में से 5 सब्जेक्ट्स निकाले और स्टेट लिस्ट से निकाल के उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। हम जो इसके बाद का लिस्ट देखेंगे, यहां से 5 यहां से निकाले और उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ठीक, अब ये सब्जेक्ट्स निकाले गए थे वो उसके नंबर्स आप नोट कर लीजिए। वो सब्जेक्ट थे 11, 19, 20, 29, 36। ये 5 सब्जेक्ट्स यहाँ से निकाले गए और कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए। लिख लो यही पे स्पेसिफिक कि यहाँ से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड ऑन किए। तो 5 सब्जेक्ट्स अगर निकले हैं तो उस हिसाब से फिर स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स बचे 61, और काफ़ी साल तक फिर स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं ये कंसिडर करके हम लोग चल रहे थे। लेकिन सेम जैसे 2017 के जीएसटी बिल ने सेंट्रल लिस्ट के 2 सब्जेक्ट्स निकाले, उसी तरीके से 2017 के जीएसटी बिल ने स्टेट लिस्ट के भी 2 सब्जेक्ट्स निकाले, और वो जो 2 सब्जेक्ट्स थे वो थे 52 एंड 55 नंबर। उस हिसाब से आज स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 59 सब्जेक्ट्स पे लॉ, रूल्स, डिसीजन लेने का काम स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टेट। एग्जांपल में लिखो कि जो सब्जेक्ट्स है 59, उसमें से एक है पुलिस, हेल्थ सर्विस, लोअर कोर्ट, पुलिस, हेल्थ सर्विस, लोअर कोर्ट, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल टैक्स, एंट्री टैक्स। स्टेट लिस्ट के बाद 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्करेंट लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे 47। लेकिन अभी हमने देखा कि 1976 के 42nd अमेंडमेंट ने 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाला और कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। तो ऑफकोर्स यहाँ से वहाँ से निकले, यहाँ से ऐड ऑन हुए, तो 5 सब्जेक्ट ने हमें कॉन्करेंट लिस्ट में दिखेंगे। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स नंबर हुए 52। 47 थे, 5 ऐड हुए, 52 इतने हुए टोटल। उसके बाद इसमें हमें कोई चेंजेस तो नहीं दिखते खैर, लेकिन जो 5 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए ना वो डाल दीजिए कि वो कैसे, क्या नंबर से ऐड हुए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट्स ऐड हुए वो किस नंबर से ऐड हुए हैं, तो वो 11A, 17A, 17B, 20A एंड 33A। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है बस वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। बाकी आज ऐसे समझने वाली आपके ब्रेन को आज बिल्कुल बहुत ऐसे धक्के नहीं लगने वाले। कल हम लोग समझने वाली बातें सब देखने वाले हैं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे है। मामला ये है कि हम इसे कह रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट से तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल या सिर्फ स्टेट लॉ नहीं बना सकता है, तो एक ही सब्जेक्ट पे दोनों अथॉरिटी लॉ बना सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट दिखेंगे ना आपको, आप उस सब्जेक्ट को लेके सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को राइट्स दोगे कि आप अपने अपने हिसाब से जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये लिखो कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि घर में 2 लड़के हैं और बड़े लड़के को काम दिया है कि भाई तूने सबसे ऊपर का फ्लोर देखना है, सबसे ऊपर के फ्लोर को संभालना है घर के, और जो दूसरा भाई है उसको कहा गया है कि 3 फ्लोर के बिल्डिंग में तूने सबसे नीचे का फ्लोर देखना है, और जो बीच का फ्लोर है उसमें कहा गया कि दोनों भाई देखो। अब दोनों भाई को काम दिया गया कि ऊपर का फ्लोर जो है वो डिज़ाइन करेगा बड़ा भाई, सबसे नीचे का फ्लोर डिज़ाइन करेगा छोटा भाई, बीच का जो फ्लोर है वो दोनों भाई मिलकर डिज़ाइन करेंगे। अब दोनों भाई मिलकर डिज़ाइन करेंगे तो हो सकता है कि जो कर्टन लगने वाले हैं तो बड़ा भाई सोच रहा है कि नहीं मैं तो वाइट कलर के कर्टन लगाऊंगा, लेकिन छोटा भाई बोल रहा है कि नहीं वाइट कलर मुझे नहीं जमता, मैं तो ब्लैक कलर लगाऊंगा। तो गड़बड़ हो जाएंगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि वाइट लगेगा या ब्लैक लगेगा। सेम यहाँ पे देखो,
हमने जो चीज सेंट्रल लिस्ट में डाल दी थी, जो सब्जेक्ट्स, वहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते बैठेगा ना उनको क्या लॉ बनाना है। जो हमने स्टेट लिस्ट में डाल दिया वहां पे स्टेट देखते बैठेगा। लेकिन यहां पे अगर हम कह रहे कि ये है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें सेंट्रल भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। लेकिन जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, वो बीच का फ्लोर अगर दोनों भाई अगर इस बात पे माने रहते कि नहीं भाई व्हाइट कलर के ही कर्टन लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन एक कुछ और कह रहा है और दूसरा कुछ और कह रहा है, तो यहां तो प्रॉब्लम आई ना। सेम यहां जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ मेकिंग का काम कर सकता है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट को लेके सेंट्रल ने कुछ अलग और स्टेट ने कुछ अलग लॉ बनाया तो फिर कैसा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैरिज एंड डाइवोर्स, ये सब्जेक्ट आता है इस लिस्ट में जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कह रहे हैं। तो डाइवोर्स वाले मामले को लेके कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम ये सेंट्रल का भी है एंड स्टेट का भी है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आज कुछ बेसिक रूल देखें तो जैसे अगर किसी कपल में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें डाइवोर्स लेना है, तो उन्होंने जिस दिन कोर्ट में ये केस रजिस्टर किया उस दिन से लेके, रूल ऐसा बताता है कि उस दिन से लेके 6 महीने तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के पहले कोर्ट उन्हें डाइवोर्स नहीं देगा। उनका जिस दिन केस रजिस्टर हुआ उस दिन से कोर्ट उन्हें कहेगा कि भाई हम आपको 6 महीने की मोहलत देते हैं, कोशिश तो करो एक साथ रहने की, बात जम जाए, नहीं जमेंगे तो हम बैठे यहाँ पे डाइवोर्स के लिए बैठे हैं, आ जाना फिर 6 महीने बाद। 6 महीने के पहले हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? रूल है पूरे इंडिया में, ये रूल चलता है। अब ये जो रूल है कि 6 मंथ के पहले अगर हम उन्हें डाइवोर्स नहीं दे सकते, मतलब वो केस नहीं चल सकती, इस रूल को चेंज किया जा सकता है ना। और चेंज किया जा सकता है तो चेंज कौन कर सकता है? तो डाइवोर्स वाला मामला, डाइवोर्स का सब्जेक्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में है तो इसको लेके सेंट्रल भी लॉ ला सकता है एंड स्टेट भी लॉ ला सकता है। तो एग्जांपल, कि सेंट्रल सोच रहा है कि नहीं भाई ये जो 6 मंथ वाला जो गैप है ना वो बेसिकली ज्यादा है, इंडिया में डाइवोर्स का नंबर वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक काम करते हैं उसको कम कर लेते हैं कि जल्द से जल्द आप एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो सेंट्रल ने इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया और ये जो रूल था 6 मंथ वाला उसको कम कर दिया और सेंट्रल ने कर दिया इसको 3 मंथ। लेकिन सेम टाइम, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सेम टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं यार आजकल ना डाइवोर्स के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, ये 6 मंथ का पीरियड शायद कम पड़ रहा है एक दूसरे को समझने के लिए, तो हम एक काम करते हैं उस पीरियड को हम लोग बढ़ा लेते हैं। और बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रूल बना रहा है उस डाइवोर्स के सब्जेक्ट्स को लेके कि नहीं ये पीरियड बढ़ेगा, और स्टेट ने, मतलब महाराष्ट्र स्टेट ने उसको बढ़ा के कर दिया 9 मंथ्स। तो यहां पे गड़बड़ हो गई। अब देखो मामला क्या था, डाइवोर्स का मामला था और सेंट्रल स्टेट दोनों को वहां पे लॉ बनाने का पूरा राइट था। अगर दोनों ने एक जैसे लॉ बनाया रहता, मतलब एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रल भी बोल रहा 3 मंथ्स और स्टेट भी बोल रहा 3 मंथ्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। या फिर सेंट्रल भी बोल रहा 9 मंथ्स, स्टेट भी बोल रहा 9 मंथ्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर सेंट्रल यहाँ पे 3 महीने कह रहा है और अगर स्टेट यहाँ पे 9 मंथ्स कह रहा है तो दोनों के लॉ में वेरिएशन है, और अब वेरिएशन है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ना कि हम किस लॉ को कंसिडर करेंगे, सेंट्रल के कि स्टेट के। तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो सकती है, तो उसको अच्छे से समझो, यहाँ से समझो। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस लिस्ट में अगर सेंट्रल स्टेट दोनों को जो राइट है लॉ मेकिंग का, अगर उन्होंने एक जैसा ही लॉ बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉ अगर अलग अलग बना तो उस टाइम पे सेंट्रल का ही लॉ कंसिडर किया जाता है, स्टेट के लॉ को रिजेक्ट किया जाता है, सेंट्रल का लॉ ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा, वो लागू होगा। तो लिखो अगर ऐसा हुआ तो दोनों के लॉज अलग अलग हुए तो ठीक है, सेंट्रल का जो लॉ है वो कंसिडर किया जाएगा, स्टेट के लॉ को बगल में रख दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। नहीं, इतना इजी रहता तो मैं इतना जोर थोड़ी दिया रहता। वाह रे वाह, इतना थोड़ी इजी है ये, इतना इजी नहीं है। पहली स्टेप तो यही है, दोनों अलग लॉ है तो सेंट्रल के लॉ को कंसिडर किया जाएगा, स्टेट के लॉ को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्टेट अड़ा पड़ा है कि नहीं ऐसे कैसे, हमने जो लॉ बनाया वही लॉ हमारे स्टेट में लागू रहना चाहिए, अगर स्टेट अड़ा पड़ा है तो स्टेट नेक्स्ट स्टेप ले सकता है। और नेक्स्ट स्टेप ये
कि स्टेट ने जो लॉ बनाया है, जो बिल पास किया, 9 मंथ वाला जो रूल बनाया, उस एक्ट को, इस रूल को, इस बिल को वो स्टेट प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख सकते हैं कि भाई आप हमारे लॉ को असेंट दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग लॉ हो तो सेंट्रल का तो माना जाएगा, लेकिन अगर स्टेट चाहता है कि उनके स्टेट में उन्हीं का लॉ रहे तो वो स्टेट उस लॉ, उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज सकते हैं। और अगर उस स्टेट के उस पर्टिकुलर लॉ को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया तो उस स्टेट में उन्हीं का लॉ लागू होगा, और पूरे देश भर में भले वो सेंट्रल का लॉ लागू होते बैठेगा, लेकिन उस स्टेट के लिए 9 मंथ का जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेज है कि अगर स्टेट ने उस बिल को, उस लॉ को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा, उनके पास भेजा और उन्होंने कंसिडर किया, एक्सेप्ट किया, तो उस स्टेट के लिए ना, सिर्फ उस स्टेट के लिए उस स्टेट का ही रूल लागू होगा, बाकी पूरे देश भर में जो है वो सेंट्रल का रूल लागू होते बैठे। ठीक है, पक्का दोनों पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पहले हमने देखा कि एक ही सब्जेक्ट पे दोनों अथॉरिटी ने अलग अलग लॉ बनाया तो सेंट्रल का लॉ हमने कंसिडर किया, लेकिन स्टेट चाहता था कि नहीं, हमारे स्टेट में हमारा लॉ ही लागू होगा, और उन्होंने उस लॉ को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा, और प्रेसिडेंट ने अगर उसे असेंट दे दिया तो उस स्टेट में उसी स्टेट का लॉ लागू हुआ, मतलब 9 मंथ का। ठीक है, लेकिन बाद में सेंट्रल चाहती है नहीं, ऐसे कैसे, स्टेट हमसे ऊपर कैसे जा सकता है? अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में एक ही लॉ रहे और वो लॉ हम बनाए तो हम जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। तो अब देखो सेंट्रल यहां से रास्ता कैसे निकाल सकती है। यहां प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो लॉ उस स्टेट में तो लागू हुआ, लेकिन ये लॉ लागू होने के बाद, इसके बाद जब भी पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन होगा ना कभी तो होगा, 3-4-6 महीने में तो होगा ही होगा, तो फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ ला सकता है कि पूरे देश भर में डाइवोर्स के लिए 3 मंथ्स का ही पीरियड रहेगा, और वो बिल अगर पार्लियामेंट में फिर से पास कर लिया तो इस स्टेट में 3 मंथ्स का ही कंसिडर किया जाएगा, उस स्टेट का लॉ रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद कोई लेकिन नहीं है, फुल स्टॉप हो गया। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं, खत्म मामला। नहीं तो हम तो यही खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लास्ट यस इनका सेंट्रल का ही, ठीक है, जैसे इन्होंने लागू कर दिया था, उसके बाद फिर पार्लियामेंट बिल पास करेगा, सेम बिल, और अगर वो पास हुआ तो फिर उस स्टेट में सेंट्रल का ही। जैसे देखो बेसिकली जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट में क्लैशेस ज़्यादा है ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकते। क्लियर है ना पक्का सबको? फर्स्ट सेंट्रल ही ऊपर है, सेकंड स्टेट ने रास्ता निकाला था, लास्टली सेंट्रल फिर से ऊपर चला गया, मतलब स्टेट को कोई रास्ता नहीं। इसका कंक्लूजन भी ये निकल सकता है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल, मतलब आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आपको आंसर्स, मतलब मेंस में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेके बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे कि आप क्या चाहते हो, मतलब आप क्या समझते हो कि कैसे रिलेशंस है, आप कैसे रिलेशन चाहते हो। आपको ये लगता है क्या कि हमारे मतलब जो इंडिया में जो फेडरलिज्म है, उस फेडरलिज्म के बेसिस में आपको स्टेट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है ना? आपको लगता है हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपने रखने पड़ेंगे फिर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ऐसे ऐसे प्रोविजंस करके रखे हैं। आप ये एग्जाम्पल रख सकते हो, आप आर्टिकल नंबर 3 का एग्जाम्पल रख सकते हो कि जब किसी स्टेट के बाउंड्री को ऑल्टर करने की नौबत आती है तो उस बिल को पार्लियामेंट में रखा तो जाता है प्रेसिडेंट के प्रियोर रिकमेंडेशन पे, और प्रेसिडेंट स्टेट का कंसर्न भी लेते हैं, लेकिन स्टेट का कंसर्न या फिर उनके सजेशन कोई मायने नहीं रखते। समझ में आई बात? ये छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करके रखना पड़ेगा आपको। जब आप आंसर को लिखोगे, आप ये एग्जाम्पल्स लिखोगे ना, तब वो बड़ा इंप्रेस हो जाएंगे, अरे यार बच्चा तो बहुत होशियार है भाई, इसको तो पूरी तरीके से पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है सेंट्रल एंड स्टेट में। तो ये थोड़ा थोड़ा निकल के रखिए आप, ठीक है। चलो, जैसे हाँ एग्जाम्पल मैं क्या दे रहा था कि बेसिकली जहां पे जिस स्टेट से सेंट्रल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा, क्लैशेस बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे आज अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब ममता बनर्जी और यहाँ पे बीजेपी का हम कोई तालमेल ही नहीं देख सकते, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। मतलब ऐसा है कि एक दूसरे के सपने में भी नहीं आ सकते ये लोग।
शाह जी के सपने में ममता बनर्जी नहीं आ सकती, ममता बनर्जी के सपने में शाह जी नहीं आ सकते, प्रॉब्लम्स इतनी है। तो ऑफकोर्स अगर कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल एंड स्टेट ने अलग अलग लॉ बनाया तो वहां ममता दीदी तो अड़ जाएंगी, नहीं ये ना चोलबे, हम जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा, और बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम्स वहां हो सकती है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट हुआ, बीजेपी ही है दिल्ली में भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ कुछ नहीं होगा भाई, देवेंद्र जी मान जाएंगे हाँ ठीक है आप जैसे बोल रहे हो वैसे, लेकिन जहाँ क्लैशेस हैं वहां पे प्रॉब्लम्स दिखेंगी। चलो लास्ट, रेसिड्यूरी पावर्स। मैंने आपको तभी एक बात को क्लियर कर दिया कि जब ये इसको लिख के प्रोविजन आर्टिकल 248A में है, मैंने तभी आपको एक बात बताई कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड जब सब्जेक्ट्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी पावर्स भी रखे गए थे। सेंट्रल लिस्ट में प्रॉपर 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट लिस्ट में तो सब्जेक्ट्स थे 66, कॉन्करेंट लिस्ट में थे 47, आपने अभी लिखा है। रेसिड्यूरी पावर एम्प्टी था, और एम्प्टी इसलिए था क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम पे जितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे वो सारे सब्जेक्ट्स हमने सेंट्रल या स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बन गया, हमने डाल दिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट 26 जन 1950, उसके बाद लास्ट 75-76 सालों में आप सोचिए कि ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो नए से क्रिएट हुए होंगे ना। आपको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज अ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन वो वहाँ पे उस टाइम पे 1949 को भाषण दे रहे कि नाउ अ डे द आईटी सेक्टर इज गोइंग टू बिगेस्ट सेक्टर इन इंडिया, ऐसे गलती से उनके मुंह से निकल तो भी सकता है, तब आईटी सेक्टर था इंडिया में, और अगर नहीं था लेकिन अगर आज है तो आज एक सब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ ना। अगर आईटी, ये और सोचो कि आईटी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आज हमारे कंट्री के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे नहीं था, आज है, उस टाइम पे नहीं था, इसलिए हमने सेंट्रल, स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाले। लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में ऐसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जानता था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स है वो तो जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक एम्प्टी टॉपिक रखे, एक एम्प्टी लिस्ट रखी और कहा कि 1950 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जो भी नए सब्जेक्ट्स जन्म लेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स को डाला जाएगा इस लिस्ट में। क्लियर? जैसे एग्जांपल, अगर आईटी सेक्टर को इंपॉर्टेंस 2001 में आया होगा तो हमने, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो हमने 2001 में आईटी ये सब्जेक्ट रेसिड्यूरी पावर्स में डाल दिया। समझ में आई बात? तो आपका डेफिनेशन तो, स्टेटमेंट तो ये बना सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स बने वो रेसिड्यूरी पावर्स में जाते हैं, और तभी हमने क्लियर कर दिया कि रेसिड्यूरी पावर्स किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स रेसिड्यूरी पावर्स में, और रेसिड्यूरी पावर्स सेंट्रल के हाथों में। तो आपने बस याद से, कल जब आप आओगे तो आज रेसिड्यूरी पावर्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, याद से निकाल के ढूंढिए, ठीक है आज, और लिख लीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक। अब बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ध्यान दे के सोच समझ के आंसर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, आज नए से 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में डाले तो सब्जेक्ट्स हुए 52। तो उस हिसाब से आज अगर हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे पास कॉपी है आप भी देख लीजिएगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में जो हमें लास्ट सब्जेक्ट नंबर दिखेगा, नंबर बोल रहा हूं मैं, लास्ट सब्जेक्ट नंबर दिखेगा, वो सब्जेक्ट नंबर क्या होगा? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं कि ठीक जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 47 सब्जेक्ट्स थे, हमने 42nd अमेंडमेंट में 5 नए सब्जेक्ट ऐड किए, आज हमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 52 दिखते हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं मान रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आज हमें जो भी इस लिस्ट में जो नंबरिंग है उसमें जो लास्ट नंबर दिखता होगा वो लास्ट नंबर क्या होगा सब्जेक्ट का? 3 आंसर आए हैं, 47, 47, 47, कंफ्यूजन?
समझ में नहीं आ रहा कि क्या रह सकता है? अच्छा, बड़ा इजी है, और ये दोनों तीनों मैं एग्जांपल दे दूं और उसके बाद मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। देखो ये इजी था इसलिए मैंने ये रखा आपके सामने। देखो पहले था 47, उसके बाद 5 ऐड हुए, लेकिन 5 ऐड हुए तो 48, 49, 50, 51, 52 ऐसे ऐड किए हमने? नहीं, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 11A, 17 17A, राइट, 17B, 19 20 20A। उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भले 5 सब्जेक्ट जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग बीच में, हम जो मेन नंबर था उसके बगल में कोई नंबर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए आज भी हमें जो लास्ट नंबर दिखेगा वो 47 ही रहेगा। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में दिखेगा वैसे ही आपको स्टेट लिस्ट में भी दिखने वाला है। 66 थे, 5 निकाल दिए गए, 5 निकाल दिए गए तो उस हिसाब से 61 तो हुए, लेकिन जो 61 5 निकाले तो ऐसे थोड़ी निकाले हमने 66, 65, 64, 63, ये थोड़ी निकाले, हमने बीच के सब्जेक्ट्स निकाले। 20 के सब्जेक्ट्स निकालने के बाद हमने नंबर्स को रीअरेंज नहीं किया। आप जाओ मेन कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो पता है आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो दिखेगा, 11 ब्लैंक दिखेगा क्योंकि निकाल दिया गया। तो हमने जो 11 निकाला तो 12 को 11 नहीं किया, 12 अपनी ही जगह है। इसीलिए आज भी अगर हम लोग स्टेट लिस्ट में देखें तो लास्ट नंबर हमें 66 ही मिलने वाला है, उसको रीअरेंज नहीं किया गया। मेन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, आज आर्टिकल लगभग 480 है, 480 के आसपास है, 475 480, 465 मैंने आपको बताया, तो 480 है। तो आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट आर्टिकल ये 480 दिखेगा क्या? नहीं, क्या दिखेगा? 395 दिखेगा। पार्ट्स आज कितने हैं? 25, पहले कितने थे? 22। तो नए से पार्ट्स ऐड तो हुए हैं, लेकिन याद करो कौन कौन से पार्ट ऐड हमने ऐड किए। 4A, 14A, 97A, 97B, मतलब हमने 23rd, 24th, 25th ऐसे ऐड नहीं किए। 4 के बाद 4A, तो आज भी पार्ट का लास्ट नंबर 22 ही। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना जो चीज 26, 19, 50 को थी लास्ट में जो भी नंबर था वो आज भी जैसे के वैसे है। जो भी नए से ऐड ऑन हुआ है वो बीच में हुआ है, यहां से जो भी निकाला जो भी ऐड हुआ वो बीच का है। गलती से, लेकिन गलती से, नहीं तो भी कल आप मेरे नाम से चिल्लाओगे, गलती से कल अमेंडमेंट हो गई। अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने, मतलब पार्लियामेंट ने 66 नंबर निकाल दिया, तो फिर अब वो नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई अब लास्ट सब्जेक्ट 65 जो वर्किंग में है, 66 नहीं है, लेकिन अभी यहां पे हमने कोई लास्ट का नहीं निकाला, बीच का निकाला, इसलिए लास्ट नंबर हमें वही दिखेगा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में था। डन? ठीक है, चलो यहां पे हमने एकदम बेसिक ही ये टॉपिक देखा है, एकदम बेसिक। एक्चुअली अब हमें सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस के सही मायने जानना है, और सही मायने ये कि जैसे हमने कहा कि सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उसको लेके लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां स्टेट लिस्ट में हमें जितने भी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं 59, उसको लेके स्टेट तो लॉ बना ही सकता है, लेकिन स्टेट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाता है, और वो भी एक तरीके से नहीं, 5 अलग अलग तरीके से। और जो 5 अलग अलग तरीके हैं वो हमें दिखेंगे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 253, आर्टिकल 253, आर्टिकल 356, 5 आर्टिकल्स है। वो किस तरीके से, किस हिसाब से स्टेट के इन सब्जेक्ट्स पे कभी भी लॉ बना सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, उसको हम लोग कल देखेंगे।